मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट पर पहला रिएक्शन अब सामने आ चुका है नेता विपक्ष राहुल गांधी का, और वो इसे कह रहे हैं कुर्सी बचाओ बजट। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये अपने अलाइज से खोखला प्रॉमिस किया गया है जिसका खमियाजा दूसरे स्टेट्स भुगतेंगे। एक बार फिर से बता रहे हैं कि बेनिफिट्स टू एए है, यानी कि अडानी अंबानी का नाम एक बार फिर से राहुल गांधी की तरफ से लिया गया है, और कह रहे हैं कॉपी पेस्ट बजट है। पिछले बजट्स को कॉपी पेस्ट कर दिया गया है और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, यानी कि राहुल गांधी कह रहे हैं कुर्सी बचाओ बजट इसमें उन्हें नजर आ रहा है। बिल्कुल, यहां पर विपक्ष जो है अग्रेसिवली ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखिए जो मुद्दे हमने उठाए थे, चाहे वो बेरोजगारी का हो, किसान का हो, वो मुद्दे यहां पर एड्रेस किए गए हैं। तो कॉपी पेस्ट नकलची बजट, एक ये नैरेटिव सेट हो रहा है। दूसरा कहा जा रहा है कि भाई कुर्सी बचाओ, आप दबाव में हैं। जिस तरह से आपने आंध्र और बिहार के लिए एक लंबी चौड़ी फहरिस्त जो है योजनाओं की निकाली है, तो आप दबाव में हैं। तो क्या ये नैरेटिव की वजह से ही बैकफुट पर लोकसभा चुनाव में गई थी सरकार? तो क्या यही नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो पाएगा विजय जी विपक्ष, जिस काम में वो जुट गया अभी से? ठीक है, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा, जो अभी प्राची भी जिसको कह रहे हैं कि कुर्सी बचाओ बजट है, लेकिन वो जब ये कहते हैं कि कॉपी एंड पेस्ट बजट है कांग्रेस मैनिफेस्टो एंड प्रीवियस बजट्स, तो इसका मतलब फिर तो उनको थैंक यू करना चाहिए प्रधानमंत्री को कि जो उनकी बात है उसको मान लिया गया। और फिर आप ये भी नहीं कह सकते कि यदि कांग्रेस का ये कॉपी पेस्ट बजट है तो इसका मतलब खराब बजट है। इसका मतलब तो अच्छा ही बजट होगा ना। नहीं, पर वो मैसेज दे रहे हैं ना कि हमने आपको बैकफुट पे धकेल दिया। हाँ, वो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि वो बैकफुट पे धकेल दिया, लेकिन फिर आप उसकी आलोचना नहीं कर सकते उस बजट की। उसमें अडानी इसका अंबानी मतलब नहीं कि जोड़ सकते। आप जो काम कर रहे हैं, जो मोदी सरकार ने काम किया, वो वही किया जो आप करना चाहते थे। तो फिर तो इसमें आलोचना की कोई जगह नहीं बचती। ये जगह बचती है कि आपको पुश किया है, आपको ये बताया है कि भाई आपको हमारे ट्रैक पर चलना है, लेकिन आप उस बजट की आलोचना नहीं कर सकते। मैं ये इसका दूसरा पक्ष भी देख रहा हूँ, क्योंकि हमने तो आप ही का राहुल जी तो ईमानदारी से कह रहे हैं सर। राहुल जी यही तो कह रहे हैं ना, कुर्सी बचाओ है। हाँ। यानी अगर ये न ले आते तो कुर्सी न बचती, हम चले आते। तो ठीक तो कह रहे हैं, गलत क्या है इसमें? तो अच्छा ही है। और सचमुच ये जो आप कह रहे हैं ना कि भाई जो योजनाएं, जो घोषणाएं आप कह रहे हैं कि हमारा ये एस्पिरेशन था, हम करते, इच्छा थी, वो सरकार कर दे रही। इससे खूबसूरत क्या होगा? इससे हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ। फिर मैं कहूंगा सर कि मतलब इन लोगों को थोड़ा मध्यम वर्ग के लिए दबाव बनाना चाहिए। तो मध्यम वर्ग वो वोट बैंक जो बीजेपी के साथ आमतौर अच्छा, पे उनको खड़ा लगता हुआ है माना बीजेपी कोई जाता देता है तो इसके लिए क्यों हम दबाव? ठीक है अवधेश जी, मध्यम वर्ग थोड़ा मतलब अभी भी ऐसा लग रहा है, जो सोशल मीडिया के रिएक्शन आ रहे हैं कि नहीं, लेकिन भाजपा के जो समर्थक है ना, वो ले आएंगे नया, वो कहेंगे कि ये वाला ये वाला ये वाला ये सब मध्यम वर्ग के लिए ही तो है। ठीक है, आपने कैपिटल गेन टैक्स जो है वो हर जगह आप पे लागू होगा, तो वो बेचारे जमा पूंजी जो है, मकान बेचो, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करो, वहाँ दिक्कत तो लग रहा है कि थोड़ा दिक्कत है उनको। नहीं, कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म है उसमें 1 लाख की जगह 1.25 लाख करोड़ उसका स्लैब भी तो बढ़ाया है। देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी जी का रिएक्शन, अरे नहीं सर, उसको सही बताइए। बड़ा हाँ, खराब है वो, बहुत 10 से गंदा काम 12.5 कर दिया है सरकार ने। इंडेक्सेशन हटा दिया है, बहुत ही खराब काम किया है। जो भी आप करेंगे, पहले तो ये था महंगाई इंडेक्सेशन, मतलब क्या हुआ समझ लीजिए कि महंगाई जो किसी एक साल में आपने लिया था, इतने साल बाद लिया, तो महंगाई की एक दर होती है, उसके हिसाब से है। हाँ। तो आपको उसके हिसाब से छूट मिल जाती है। अब तो आप महंगाई कुछ भी हो, आपको टैक्स देना है। तो बहुत ही खराब फैसला है वित्त मंत्री का। इससे खराब निर्णय कोई हो नहीं सकता है। ये मतलब इसको समझिए, इसको यानी कि अगर कोई मकान बेचने के लिए चलता है तो उसको भी जो भी है उसको पैसा देना पड़ेगा। टैक्स आपने बैंक का ब्याज लिया तो दिया, ये टैक्स घर बेचेंगे पहले तो तो लेंगे। आप रीइन्वेस्ट करते थे विद इन सम टाइम, वही कह रहा हूँ, उस लेकिन पर बच जाते उसमें भी थे। लगेगा, इंडेक्सेशन में बचता था ना, डबल मार है इस पे। आपका इंडेक्सेशन में ही तो बचता था। यानी कोई महंगाई है उसमें जब जुड़ती थी प्रति वर्ष की महंगाई, वो तो उससे बच कम जाता हाँ, था। वो टैक्स अब तो कुछ है ही नहीं। अब तो चाहे आप 10 साल पहले कोई 10 लाख का घर लिए हैं, आज बेचेंगे तो जितना लिए उतना हो गया, या 2 साल पहले मध्यम वर्ग को खुश करने वाला बजट हुआ ये। नहीं इससे देखिए तात्कालिक रूप से तो हम सब लोग इसकी जद में आएंगे कि हम अगर कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो हमको इतना लगेगा ही लगेगा, वो बात सही है और इसका एक सेंटीमेंट पर असर पड़ा है। लेकिन एकदम से मैं इसको मान लूं कि ये बिल्कुल गलत ही कदम है, तो उससे तो मेरे लिए सहमत होना कठिन है। इसका कई स्तरों से विश्लेषण होता है। कई बार इसकी मांग हो रही थी कि भाई इसमें आपने इतनी कमी क्यों कर दी है, कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर मांग हो रही थी। लेकिन इस समय राहुल गांधी का जो रिएक्शन है वो एक ऐसा माइंडसेट का रिएक्शन है जो बताता है कि देश का जो पूरा ढांचा है वो किस रूप में होना चाहिए। कांग्रेस की सरकारों ने इस देश में उन राज्यों के साथ हमेशा अन्याय किया जो सेंट्रल लीडरशिप के साथ जो है, जो वो चाहते थे उस रूप में, कई बार उसके प्रतिकूल गया है।
और उसमें बिहार में जो आरंभिक, बिहार में तो नेहरू जी के समय से जब श्री बाबू थे और दोनों के अंदर एक प्रकार से प्रतियोगिता थी, तभी से उसको नेग्लेक्ट किया गया। ऐसे अनेक हुए हैं। उनकी खुद की सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों को अलग किया और आपने उसके लिए स्पेशल पैकेज दे करके न कोशिश की है और दोनों में लड़ाई होती रही। तो क्या इन सब चीजों को जो पहले की रिक्तियां थी उसको सरकार नहीं भरेगी? पहली बात, क्या बिहार को या आंध्र प्रदेश को कुछ देना वो देश के बाहर होता है? क्या कांग्रेस को कल आंध्र प्रदेश और बिहार में चुनाव नहीं लड़ना है? सरकार में एनडीए में शामिल है, उसका दबाव हो सकता है, लेकिन इस कदम को भी देखने की जरूरत है कि अगर बिहार में एक्सप्रेस वे चाहिए, वहां एक्सप्रेस वे नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या सेंटर सहयोग से एक्सप्रेस वे नहीं बना सकता है? क्या इसके पहले सेंटर के सहयोग से एक्सप्रेस वे और बाकी पुल और एक्सप्रेस वे देश में नहीं बने हैं? अगर एक घोषणा न करके भी सरकार करती, इस घोषणा का राजनीतिक मायने केवल इतना है कि उसके द्वारा नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार के लोगों को, आंध्र के लोगों को संदेश दिया कि हमने जो आपके साथ वायदा किया है वो पूरा किया है। लेकिन अब देखेंगे, अगर पिछले 10 साल का इतिहास देखिए तो यूपी के एक्सप्रेस वे में सेंटर का कितना योगदान है? यूपी के लेकिन सर बात यह है कि ये चीजें जो है ग्राउंड पर पहुंचेंगी, लेकिन जब आप नैरेटिव सेट करने की बात करते हैं, आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को आपने कुछ नहीं दिया, महाराष्ट्र की क्या गलती थी, पंजाब के सांसद वहां सदन के बाहर जो है वो नारे लगाने लगते हैं, वो एक इस तरह की इमेज पोजीशन कर रहे हैं। ठीक है, आप सही हैं कि हर योजना में हर एक को फायदा होता है, लेकिन एक नैरेटिव तो सेट कर रहे हैं ना। नहीं, वो तो है ही, ये तो मैं कहा ही कि मैसेज इसका ये है ही, भले ही फायदा बिहार को हो रहा है, जरूरत भी बिहार की है, आंध्र प्रदेश की है, और आप महाराष्ट्र को नहीं कर रहे, बंगाल को नहीं कर रहे, तो वो एक मैसेज, आप उसका पॉलिटिकल मैसेज दे रहे हैं, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। मैं तो हर्ष जी से समझना चाहता हूँ, एक जो राहुल गांधी जी का ट्वीट है, इनके भी मित्र हैं, तो उसमें एक लाइन लिखी है, एपीज क्रोनीज बेनिफिट्स टू ए। तो मैंने कहा आपके मित्र हैं, मुझे थोड़ा बेनिफिट्स बताइए, क्या क्या हुआ ये डबल ए को? डबल ए मतलब कौन? आपके जो मित्र लोगों के लिए, अडानी और अंबानी के लिए लिखा है राहुल जी। क्या अंबानी अडानी को अब भी कुछ मिला है? राहुल जी, ये राहुल जी का आप पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन अगर अब भी अंबानी अडानी उनको दिख रहा है तो राहुल जी किसी मानसिक व्याधि से पीड़ित है। क्योंकि आपको कोई भी चीज कहनी है, राजनीति में ये करना ही चाहिए। विपक्ष के आप नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष होकर इस तरह की हल्की बयानबाजी या हल्का ऐसा नैरेटिव, अब फिर आप कह रहे हैं अंबानी अडानी, ये तो बिल्कुल ना समझ में आने वाली बात है। इसमें से तो कोई एक, अभी तक तो मुझे नहीं दिखा है कि कोई भी ऐसा एक कोई प्रोजेक्ट हो, कोई बड़ा ऐसा कुछ दे दिया गया हो, तो मुझे तो नहीं दिखा है। आप में से किसी को दिखाओ तो बताइए, क्योंकि अंबानी अडानी क्योंकि तो कुछ है, आपकी मित्रता भी है और आप इस संबंध में समझते हैं, तो मैंने कहा थोड़ा मुझे तो कतई नहीं दिखा, और मुझे तो इसकी उम्मीद भी नहीं थी। मैं आपसे कहूं, इस बजट पर मुझे लग रहा था कि राहुल गांधी ने जो कहा कुर्सी बचाओ, वो ठीक है, वो राजनीतिक हमला है और अच्छा हमला है। ठीक है, आप अपने हिसाब से कही कि भाई चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को दे दिया, लेकिन जब आप इसमें भी अंबानी अडानी खोजने लगते हैं तो फिर सर समस्या दूसरी। देखिए, अखिलेश यादव का भी ट्वीट पढ़ देती हूँ। वो कह रहे हैं 11वें बजट में बेरोजगारी, महंगाई, किसान, महिला, युवा का मुद्दा ही 9-2-11 हो गया है। यानी वो भी संतुष्ट नहीं है, वो तो महंगाई, पहले से बयान लेके अखिलेश जी विपक्ष तो पहले से मुझे लग रहा है कि इसमें देखिए, आप देखोगे तो ये बजट तो पिछड़ों का बजट है, मजदूरों का बजट है, किसानों का बजट है। इसमें तो उद्योगपति को नाम देने की जरूरत ही नहीं राहुल गांधी को। कहीं पर भी उद्योग समूह को किसी को मदद की हो या किसी भी उद्योग के घराने को मदद करने का कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात है कि 2014 से लेकर पिछले चुनाव के पहले तक जितने भी बजट थे वो मोदी बजट के रूप में देखे जा सकता था, उसमें मोदी जी का विजन नजर आता था। ये मुझे लग रहा है कि इस बार जो एनडीए की सरकार बनी है, तो ये बजट को भी आप एनडीए का बजट देख सकते हो। इसके अंदर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के बजट में उनका विजन रहता था, उनकी एग्रेसिवनेस दिखने को मिलती थी, वो इसके अंदर मुझे थोड़ा मिसिंग है। अब ये लग रहा है कि इस बार एनडीए का बजट है, जहां सरकार को कई मामलों को लेकर बजट में राज्यों को एडजस्ट करना है। अब राहुल कुर्सी शब्दों का हेरफेर एक ही बात है। जब वो कह रहे हैं एनडीए का बजट है, आपको अपने अपने तरीके से उसको रिप्रेजेंट करने की बात है। लेकिन राहुल गांधी ठीक हमला कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत कुर्सी बचाओ तो कोई परेशानी नहीं। ये जो मतलब आंध्र प्रदेश और बिहार को दिया गया है, मैं फिर कह रहा हूं, बजट आमतौर पर हेडलाइन मैनेजमेंट भी होता है। इस बार इस सरकार को रोजगार और अपने जो दो सहयोगी हैं उनके लिए हेडलाइन देनी थी, कल अखबारों में करेक्शन करना। लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो आप जरा इसको समझिए, 26,000 करोड़ है बिहार को, 15,000 करोड़ रुपए है आंध्र प्रदेश को। अब इसके अलावा समझिए 2,66,000 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास को गया है। देश के अलग अलग किस राज्य में कितना गया है, उसका बाइफर्केशन आएगा। फिर 1,62,000 करोड़ रुपए गया, वो कहां गया है वो सामने आएगा। वो तो सबको जाएगा ही ना, देश में 11,11,000 करोड़ है। तो अगर उसको क्या आप इसके इस हेडलाइन को भी चर्चा, आपने कहा ये हेडलाइन बजट है, तो क्या इसको ये भी कह सकते हैं जो अभी चर्चा हो रही थी कि ये मंदिर से मजदूर का बजट है? नहीं, मैं इसको कतई नहीं मानता, वरना राजगीर, विष्णुपद,
हर जगह आप देखिए तो टूरिज्म सर्किट की बात हो रही, उड़ीसा की बात हो रही। सरकार अपने हिंदुत्व के एजेंडे से कतई नहीं डिगी है, विकास के एजेंडे से कतई नहीं डिगी है। अब राम मंदिर दोबारा तो बनाएंगे नहीं, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर दोबारा तो बनाएंगे नहीं, महाकाल दोबारा तो बनाएंगे, और विंध्याचल जाइए बड़ा शानदार बन गया, मुझे जाना है नए वाले में, विंध्याचल धाम भी बहुत सुंदर बन गया है। तो मुझे लगता है कि उसमें सरकार पीछे नहीं हट रही। हेडलाइन जब मैं कह रहा हूं तो हर बजट का एक अंत में निकलता है इसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और साथ में जो आंध्र प्रदेश और बिहार है वो फोकस है। हाँ, लेकिन कल के अखबारों में हम देखेंगे कि मिडिल क्लास के बारे में भी रहेगा, इनकम टैक्स भी रहेगा। देखिए राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट, इनकम टैक्स में ये बजट पूंजीपतियों के लिए है। नहीं, राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट, ये बजट पूंजीपतियों के लिए है या अंबानी अडानी के लिए है। ये बताता है कि उनके जो इस समय के सलाहकार हैं, रणनीतिकार हैं, या तो उनको इकोनॉमी और फाइनेंस की समझ नहीं है, या वो जानबूझ करके ये स्थिति पैदा करना। कोई भी समझ वाला व्यक्ति, इसमें आलोचना के अनेक पहलू हैं जिसके आधार पर सरकार की आलोचना की जा सकती है, घेरा जा सकता है कई चीजों में, लेकिन जो है नहीं अगर आप वो बताते हैं तो अब तो राहुल गांधी से इस देश के वेल्थ क्रिएटर जरूर सवाल पूछेंगे, क्या इस देश में काम करना आपकी दृष्टि में हमारे लिए अपराध है? क्या हम इस देश में काम करें और सरकार की नीतियों से हमको लाभ अगर कुछ मिल भी जाए तो वो अपराध है? ये जरूर पूछना चाहिए आप इस देश के पूंजीपतियों को, इस देश के कारोबारियों को, इस देश के औद्योगिक घरानों के लोगों को, क्योंकि ये तो विपक्ष के वो नेता हैं। इस प्रकार से गैर जिम्मेवार बात करना किसी का नाम लेकर के, हम लोगों को अडानी अंबानी, हम सब लोग सड़क के आदमी हैं। लेकिन इस बजट में जो आरंभ से ही आप देखते हैं तो मैक्सिमम अलॉटमेंट किस चीज के लिए है? मैक्सिमम अलॉटमेंट किस चीज के लिए है? इंफ्रास्ट्रक्चर में आप बता सकते हैं कि चलो इनका कुछ हिस्सा होगा, ये काम करेंगे, लेकिन उसमें में सरकार ने केवल 2.2 लाख करोड़ की बात की है। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट लाना है 11.11 लाख करोड़। इसलिए ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट निहायत ही गैर जिम्मेवार है। भारत के इकोनॉमी के बारे में बिल्कुल एक गलत तस्वीर पेश करना है। दुनिया में इस सरकार के बारे में और भारत की सत्ता के बारे में एक विकृत तस्वीर पेश करना है, और इस बजट में जो भी अच्छी चीज है उसको केवल विरोध के लिए विरोध करना है। और हमने जो कुछ पहले बोला, चूंकि वो हो नहीं रहा है, तो अपने को सही साबित करने के लिए हम एक आलोचना करते हैं। कुर्सी बचाओ वाला जो नैरेटिव पकड़ा है विपक्ष ने, वो कुर्सी तो जा कहां रही थी? नहीं, कुर्सी कहां जा रही थी? वो तो नहीं, कोई साथी दल के स्टेट में जिन्यून मांग है और वो देश के भी हित में है। बिहार और आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद जो स्थिति पैदा हुई है, क्या वो सरकार को नहीं करना चाहिए? क्या राहुल गांधी सरकार 2014 में भी कर सकती थी? आंध्र तो 14 में, 2014 में 14 से लेकर 24 तक आपने दिया नहीं। और बिहार की स्थिति के लिए आप खाली नीतीश को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना, वहां आपने मिलकर शासन किया। जरूरी 2 लाइन पॉलिटिकली तो ऐसे ही बोला जाता है ना। अब आप राहुल गांधी से बोलने का अधिकार भी छीन लेंगे, पॉलिटिकली तो ऐसे ही हमला किया जाता है। लेकिन ये जब आप 2 चीजें एक साथ कहते हैं, यानी आपने कहा कि हमारी स्कीम सरकार ले रही है, फिर आप कह रहे हैं कुर्सी बचाओ, तो यानी आप ये मान रहे हैं कि बजट तो अच्छा है, फिर आपको कुर्सी बचाओ पॉलिटिकल हमला करना है। अब इसके आगे वाला अंबानी अडानी, जब 1 करोड़ रोजगार देश की टॉप 500 कंपनीज में मिले, तो कौन है वो लोग? वो सब छोटे बड़े अंबानी अडानी है। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं उनको सोचना चाहिए, यानी ये जो रोजगार नौजवानों को मिल रहा है, अगर वो अंबानी अडानी पर हमला कर रहे हैं, देश के नौजवानों के रोजगार पर हमला कर रहे हैं। क्योंकि अगर अंबानी अडानी पर अब भी वो हमला कर रहे हैं तो उन 1 करोड़ लोगों को जिनको इंटर्नशिप की बात सरकार कर रही, उन पर हमला कर रहे हैं। कोई सरकार खजाने से नहीं दे रही, दोनों फर्क है। कुछ कंफ्यूज लग रही है। जैसे पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि भाई एंजल टैक्स की अबॉलिश करने की मांग जो है वो कांग्रेस कर रही थी। पेज नंबर भी बताया कि हमने इस पे लगाया था। साहब नहीं लगाया था। और जो मतलब ये कहना जरूरी है इस वक्त, प्रणब मुखर्जी और पी चिदम्बरम के वित्त मंत्री रहते इस देश ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स और दूसरे टैक्सेस की ऐसी खतरनाक व्यवस्था पैदा की थी जिसने इस देश के उद्योगपतियों को निरुत्साहित कर दिया था। इस देश में वेल्थ क्रिएशन बहुत मुश्किल हो गया था, जिसके बाद इस देश के उद्योगपतियों ने 2 शब्द कहे थे, पॉलिसी पैरालिसिस, लॉस्ट डेकेड, यानी पूरा का पूरा दशक स्वाहा कर दिया और नीति निर्धारण की बजाय नीति विकलांगता की स्थिति थी। तो इसलिए चिदम्बरम साहब ना बोले तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन कुर्सी बचाओ पर है ना, इतना नाराज होने की बात नहीं। ये 2 फ्रेजेस है, आप अपनी सुविधा से काम में ले सकते हैं। एक सुविधा है कि एनडीए बजट बोले, एक कुर्सी बचाओ बोले। अब जाहिर सी बात है, अलग अलग अपना रेस्पॉन्स का अपना रेस्पॉन्स का तरीका है। अडानी अंबानी वाले सवाल पर आप उनसे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रख सकते? मैं तो उनसे मेरे को इस बारे में पता ही नहीं, मैं अडानी अंबानी के बारे में जानता ही नहीं। हर्ष जी को ही जानते हैं, उसके बाद सीधी बात कर रहे हैं, इस पे मेरे ऊपर डाल दिया नहीं। आप जानते हैं, आप जानते नहीं लग रही, आप भी बोलिए अंबानी अडानी वाला,
कि नहीं, क्यों उनको कहना चाहिए? उस बारे में हम जानते ही नहीं अडानी अंबानी इसके बारे में, तो इसलिए हमने क्या हम तो अरे किसान तक कौन मजदूर सा- तक कौन सा हम मजदूर तक समझते हैं। लिया और अडानी जी क्या घूम जा रहा है, हम भी अंबानी अडानी को उतना ही जानते हैं हम लेकिन चलिए- मजदूर तक समझते हैं। लेकिन इस बीच अवधेश जी अभी तक नीतीश जी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, अभी तक ना ट्वीट आया है ना कोई बयान आया है। नहीं, अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है, हो सकता है नहीं, हम तो डिटेल देख रहे हैं लगातार। हाँ, हमने अभी तक हमारे नहीं, सामने ऐसे भी तो नहीं नायडू आया। साहब का भी नहीं आया, तो वो पार्टी उनके की तरफ नेताओं से के आ रहे हैं, पार्टी के नेताओं का कार्यकारी बात कर अध्यक्ष रहे है हैं। संजय जी बोल दिए हैं बोल दिया है। नहीं नहीं, संजय झा का है, हो रामा सकता है नायडू ने भी बोल दिया है। हो सकता है डिटेल ले रहे हो। ऐसे नीतीश कुमार की आदत कभी नहीं, भी नहीं, ऐसे प्रेस चंद्रबाबू कॉन्फ्रेंस नायडू जी ने बहुत शानदार प्रेज किया है। अच्छा, ट्वीट कर दिया ऑफ द है। पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश, आई थैंक द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी फॉर रिकॉग्नाइजिंग द नीड्स ऑफ आवर स्टेट एंड फोकसिंग ऑफ अ कैपिटल। बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने पोस्ट की हुई लिखा है, तो है, ऐसा नहीं, आंध्र बहुत प्रदेश। प्रशंसनीय पोस्ट की हुई है। तो मतलब, और उनकी पार्टी के लोग तो कर ही रहे थे, उन्होंने भी किया हुआ है, और नीतीश जाहिर ने भी नहीं किया। है जो वो चाहते थे वही मिल गया है, जो कुछ वो कह कर गए थे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कोई मुश्किल है, और नीतीश जी थोड़ा उनकी टीम पोस्ट वगैरह करने में नहीं, थोड़ा उन्होंने कहा ये आराम से शुरुआत करती है। है, ये तो सिर्फ आरंभ है, अभी हाँ, उन्हें और चाहिए। ठीक बात है, तो अभी ठीक से अगर सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो फिर और का स्कोप बहुत नहीं लंबे समय रहेगा। बाद नीतीश कुमार की राजनीति में ये स्थिति आई है कि वो लोगों को इंतजार कर, प्रधानमंत्री मोदी उनका इंतजार करेंगे ट्वीट का कि जो बजट आया नीतीश कुमार का रिएक्शन कैसा होगा। केंद्रीय के मंत्री फोन करके पूछेंगे नीतीश भैया खुश हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब जब इतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है कि भाई बिहार में जिसकी बदौलत सरकार चला रहे हैं और उनकी सरकार वो केंद्र में चलवा रहे हैं, तो नीतीश कुमार को ये अब सम्मान और ये मुझे लग रहा है कि जो ताकत मिली है तो उसका थोड़ा उपभोग और उसका लाभ लेना चाहते हैं। तो ठीक है, जब तक मिल रहा है उसका आनंद ले रहे हैं। शाम तक नीतीश कुमार भी मुझे लगता है इसके मामले में बयान दे देंगे, ट्वीट आ जाएगा। और हालांकि ट्विटर बहुत एक्टिव नहीं है नीतीश कुमार।